हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं मेंडल के दूसरे प्रयोग के बारे में, जो है दो जीनों की वंशागति का अध्ययन करना। पहले प्रयोग में उन्होंने क्या किया था? केवल एक लक्षण वाले एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था। मेंडल ने जो दूसरा प्रयोग किया था उसमें उन्होंने क्या लिया था? दो जोड़ी विपर्यायी लक्षण, दो जोड़ी विपर्यायी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था उन्होंने, और इसको कहा था उन्होंने द्विसंकर क्रॉस। तो इस प्रकार से जब दो जोड़ी विपर्यायी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तब यह होता है द्विसंकर क्रॉस। इसे द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। अब मेंडल ने जो मटर के पौधे का चुनाव किया था तब उन्होंने जो पहला प्रयोग किया था, एक संकर प्रयोग जब किया था उन्होंने, तब उन्होंने उनकी लंबाई को आधार बनाया था कि एक मटर का पौधा लंबा होगा और एक पौधा जो होगा वो बौना होगा। यहाँ पर उन्होंने द्विसंकर क्रॉस जब उन्होंने प्रयोग किया था तब यहाँ पर उन्होंने क्या किया था? मटर के पौधे में आधार बनाया था क्या? इनका बीज जो है वह आकार में होंगे गोल और उनका रंग जो होगा वह होगा पीला। तो बीज का आकार था गोल और रंग था पीला। ये एक पौधा हो गया मटर का, और इनका इन्होंने क्या किया था? क्रॉस कराया था, संकरण कराया था। अब गोल का अपोजिट बीज का आकार जो होगा वो कैसा होगा? झुर्रीदार। झुर्रीदार मीन्स थोड़ा सा चपटा, पूरी तरह से गोल नहीं, और साथ ही साथ बीज का रंग जो है उसको उन्होंने क्या लिया था? हरा रंग का लिया था। तो पीला बीज का रंग प्रदर्शित कर रहा है, हरा भी रंग का प्रदर्शन कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से गोल और झुर्रीदार दोनों जो है उनके आकार को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था? दो जोड़ी विपर्यायी लक्षणों को, एक दूसरे के विपर्यायी है ये, तो इनकी वंशागति का अध्ययन किया और कहा द्विसंकर क्रॉस। तो इनका अगर हम संकेत ले लें तो गोल व पीले बीज हैं, इनको गोल को ले लेते हैं कैपिटल आर, पीला को ले लेते हैं कैपिटल वाई। अब इनका जो विपरीत होगा, विपर्यायी होगा, उसको स्मॉल लेटर में ले लेते हैं, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये हो गया इनका क्या? संकेत। अब देखिए, जब ये प्रयोग होता है तो हम जानते हैं कि जो भी कारक होते हैं वे आधे आधे हो जाते हैं और युग्मक बनाते हैं। तो यहाँ कैपिटल आर दो कारक हैं, दोनों जो होंगे वो एक एक युग्मक में जाएंगे। तो यहाँ पर आधे हो गए, एक ही आर। यहाँ पर दोनों वाई को लेंगे तो दोनों में से एक वाई जो होगा वो एक में जाएगा, दूसरा वाई जो होगा वो दूसरे में जाएगा। तो यहाँ पर आर वाई युग्मक बन गया। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही एक आर और स्मॉल वाई। यहाँ पर इस प्रकार से युग्मक जो है उसका निर्माण हो गया। ये युग्मक है और ये जो है वो क्या है? P1 पौधे हैं या जनक पौधे हैं। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएं। तो इन दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं तो देखिएगा संतति जो होंगी, प्रथम पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होंगी वह होंगी कैपिटल आर स्मॉल आर और होंगी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हो गई F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में जो प्राप्त होता है वह कहलाता है संकर पौधा, हाइब्रिड होता है। यह संकर पौधा या हाइब्रिड पौधा कहलाता है। इनमें दिखाई देने वाले लक्षण जो होंगे वो कैपिटल्स के होंगे, मतलब जो जो कैपिटल में है उनके लक्षण जो होंगे इस F1 पीढ़ी में दिखाई देंगे। तो कैपिटल में क्या क्या है? कैपिटल आर का मतलब हो गया क्या? बीज जो है वो कैसे होंगे? आकार में गोल होंगे। और यहाँ पर कैपिटल वाई जो है उसका मतलब क्या हो गया कि बीज का रंग जो होगा वो क्या हो जाएगा? पीला। तो इस प्रकार से मेंडल ने क्या किया? जब द्विसंकर क्रॉस किया तो जब गोल और पीले रंग के बीज वाले पौधे का, मटर के पौधे का क्रॉस कराया, संकरण कराया झुर्रीदार हरे रंग के बीज वाले मटर के पौधे के साथ, तो पहली पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुआ
वो संकर पौधा कैसा था दिखने में? गोल व पीले रंग का था। ये एक संकर पौधा है, हाइब्रिड पौधा है। चूंकि यहाँ पर जो निषेचन हुआ था वह हुआ था कृत्रिम रूप से, हमारे द्वारा कराया जा रहा था। यहाँ पर कृत्रिम निषेचन हुआ था, इसलिए यहाँ पर एक पीढ़ी के लक्षण जो थे वो दिखाई दिए, अर्थात एक का लक्षण जो था वो प्रभावी था, दूसरे का लक्षण जो था वो प्रभावी नहीं था। अब यहाँ पर ये स्वनिषेचन करेंगे। जब F1 पीढ़ी के जो संतति हैं, जब ये पूर्ण विकसित हो जाएंगे तब इनके बीच में होगा क्रॉस। इस प्रकार से जब ये स्वनिषेचन करेंगे तो इनमें युग्मक जो होंगे उनका जो निर्माण होगा, इनमें 8 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा। कैसे? चलो देखते हैं इसको। देखिए क्रॉस किसके किसके बीच हो रहा है? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ये एक संतति है F1 की। बिल्कुल ऐसी एक और संतति है F1 की। अब ये स्वनिषेचन करेंगे, स्वयं से निषेचन करेंगे, तो यहाँ पर युग्मक का निर्माण इसमें भी और इसमें भी, मान लीजिए एक को हम मेल मान लेते हैं और दूसरे को मान लेते हैं फीमेल, तो इनमें जो युग्मक का निर्माण होगा वो कैसे होगा? 4 प्रकार का होगा। यहाँ देखिएगा, ये कैपिटल R जो है पहले कैपिटल Y के साथ जोड़ा बना करके एक युग्मक बना सकता है, कैपिटल R कैपिटल Y। दूसरा युग्मक बनेगा, अब ये कैपिटल R जो होगा वो स्मॉल y के साथ भी जोड़ा बना सकता है, संभावना, जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल Y के साथ ही जोड़ा बनाए, संभावना कि वो कैपिटल R जो होगा वो स्मॉल y के साथ भी जोड़ा बना सकता है। तो यहाँ पर जो युग्मक बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से स्मॉल r और कैपिटल Y का जोड़ा बन रहा है, संभावनाएं हैं, और उसी प्रकार से स्मॉल r और स्मॉल y जो है इनका एक जोड़ा बन गया। तो इस प्रकार से एक मेल में और एक फीमेल में इस प्रकार के युग्मक बन रहे हैं। देखें 4 प्रकार के युग्मक बने यहाँ पर। तो 4 प्रकार के युग्मक जो है यदि मेल में बना है तो वही 4 प्रकार के युग्मक जो होंगे वो फीमेल में भी बनेंगे। ये हो गया मेल के युग्मक, इधर फीमेल के युग्मक बना लेते हैं हम। बिल्कुल इसी प्रकार के 4 प्रकार के युग्मक यहाँ पर भी बनेंगे, फीमेल में भी बनेंगे, फीमेल के शरीर में भी यही युग्मक बनेंगे। तो इसी को ले लेते हैं हम, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। ये इस प्रकार से इनमें 8 प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, या कह सकते हैं कि 4 प्रकार के युग्मक मेल में और 4 प्रकार के युग्मक जो होंगे वो फीमेल में बनेंगे। ये संभावना है कि यदि 2 संकर संततियां स्वनिषेचन करती हैं तो किस प्रकार की इनमें संततियां प्राप्त होती है। तो मेंडल ने जब अपना प्रयोग किया था तब उन्होंने देखा था कि ये दोनों हाइब्रिड संततियां जो थी, इनके द्वारा जब युग्मक का निर्माण किया गया तो युग्मक जो है वो किस प्रकार से प्राप्त हुए? इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। अब इन युग्मकों का आपस में जब क्रॉस कराया जाएगा, जब ये आपस में क्रॉस करेंगे, इनमें आपस में निषेचन की प्रक्रिया होंगी, तो किस प्रकार के संतान प्राप्त होंगे। तो पहले देख लेते हैं इनके बारे में। यदि फीमेल में उपस्थित, मादा में उपस्थित कैपिटल R कैपिटल Y वाला युग्मक और नर में उपस्थित कैपिटल R कैपिटल Y वाला युग्मक, यदि ये दोनों युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो जो संतान प्राप्त होगा या जो बीज प्राप्त होगा उसके लक्षण कैसे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर दोनों को आपस में मिला दे तो कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। यहाँ कैपिटल R जो है वो किसके लक्षण हैं? गोल के। और कैपिटल Y किसके लक्षण हैं? पीला के। तो यहाँ जो संतति प्राप्त हो रहा है वो कैसा? गोल व पीला प्राप्त हो रहा है। यहाँ इनका क्रॉस कराइए, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पर भी कैपिटल R दोनों हैं गोल, और ये भी कैसा होगा? पीला। इनका क्रॉस इनके साथ कराइए, कैपिटल R स्मॉल r, दोनों कैपिटल Y। यहाँ पर भी कैपिटल R जब तक रहेगा स्मॉल r के लक्षण दिखाई नहीं देंगे, इसीलिए यहाँ पर भी बीज कैसा हो जाएगा? गोल और पीला।
कैपिटल वाई जो है वो पीला को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट वाले के साथ अगर ये दोनों युग्मक आपस में क्रॉस करते हैं तो किस प्रकार की संतति प्राप्त होंगी? ये इस प्रकार की संतति प्राप्त होंगी। अब यहाँ पर ये भी संतान कैसे दिखाई देंगे? गोल व पीला। तो इस प्रकार से गोल पीले संतान जो है वो 4 प्रकार के संतान प्राप्त हो गए हैं, जो गोल व पीले जैसे उसके माता और पिता हैं। दोनों जो है वो कैसे हैं? गोल और पीले माता पिता हैं, जनक है। तो उनकी 4 संतानें जो है वो कैसी मिली है? गोल व पीले मिले हैं। चलिए मान लीजिए कि अगर इसका क्रॉस इनके साथ करा दिया जाए, मादा का कैपिटल आर स्मॉल वाई युग्मक इन चारों के साथ यदि क्रॉस करता है तो कैसे संतान प्राप्त होंगे? यहाँ देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा हो गया? गोल व पीला। इनका क्रॉस कराएंगे तो दोनों कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई, ये भी कैसे हो जाएंगे? गोल। लेकिन यहाँ पर अब दोनों स्मॉल वाई साथ साथ हैं, अर्थात दोनों अप्रभावी कारक जो है जब साथ होंगे तो उनके प्रभाव को कोई दबा नहीं पा रहा है, इसीलिए वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो स्मॉल वाई किसके लक्षण है? गोल और हरा। स्मॉल वाई जो था वो किसका लक्षण था? हरा, पहली पीढ़ी में। तो इस प्रकार से यहाँ पर गोल और हरा, यहाँ देखिएगा लक्षण जो है ना तो माता में ऐसे हैं ना ही पिता में ऐसे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कैसे दिखाई दे रहे हैं? एक ऐसा संतान प्राप्त हो रहा है जो गोल है और हरा है। अगला क्रॉस कराएं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो जाएंगे गोल व पीला। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई गोल व हरा। चलिए इनका क्रॉस करा दें यदि इनके साथ तो कैसा हो जाएगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी कैसे होंगे? गोल व पीला संतान प्राप्त होगा। यहाँ इनका क्रॉस इनके साथ करा दिया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसे? गोल व पीला संतति प्राप्त हो रहा है। यहाँ ये दोनों जो है वो स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये जो है स्मॉल आर जो है वो किसके लक्षण है? गोल का अपोजिट क्या हो गया? झुर्रीदार व कैपिटल वाई किसके लक्षण है? पीला के। तो यहाँ पर एक और नए लक्षण वाला संतान प्राप्त हो रहा है जो है झुर्रीदार और पीला। ना तो पहली पीढ़ी में ऐसे लक्षण वाला कोई जनक था, दोनों लक्षण साथ साथ वाले, ना ही यहाँ पर पहली पीढ़ी के जो F1 संकर है, ये F1 है, F1 पौधे का जो संकरण हो रहा है उससे जो प्राप्त हो रहा है ये कहलाएगा क्या? F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में जो संतान प्राप्त हो रहे हैं वो नए नए लक्षण वाले प्राप्त हो रहे हैं। चलिए इनका क्रॉस करा दीजिए लास्ट वाले के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? झुर्रीदार और ये भी कैसा हो जाएगा? पीला। लास्ट वाले के साथ क्रॉस कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया कैपिटल आर है इसीलिए गोल और कैपिटल वाई है इसीलिए यहाँ पर लक्षण जो है वो पीला दिखाई देगा। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ स्मॉल वाई हो गया, मतलब ये क्या हो गया? गोल व हरा हो गया। यहाँ क्रॉस कराएंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या हो जाएगा? झुर्रीदार व पीला। लास्ट वाले के साथ क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर कैसा संतान मिल रहा है? झुर्रीदार व हरा। तो देखिए ये मेंडल ने जो द्विसंकर प्रयोग किया था उसमें पहली पीढ़ी में तो कैसे संतान मिले थे? गोल पीले बीज वाले संततियां प्राप्त हुई थी। अब
इस गोल पीले बीज के पौधे जो थे, जब उन्होंने स्वपरागण किया, स्वयं निषेचन किया, तब इनसे जो संततियां प्राप्त हुई थी वो इस प्रकार से थी। तो इनमें जो संतान प्राप्त हुए हैं वो टोटल देखिए कितने संतान प्राप्त हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। यहाँ पर 4 प्रकार के युग्मक फीमेल में बने, 4 प्रकार के युग्मक मेल में बने और उनसे टोटल 16 पौधे प्राप्त हुए। अब इन 16 पौधों का अगर हम फिनोटाइप लक्षण देखें, फिनोटाइप मतलब बाहरी लक्षण, बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, तो इनका फिनोटाइप लक्षण देखने पर हमको क्या अनुपात मिलेगा, इनका फिनोटाइप अनुपात क्या मिलेगा हमको, देखिए काउंट करना पड़ेगा हमको। फिनोटाइप अनुपात का मतलब है एक जैसे दिखने वाले पौधे। तो कौन कौन से हैं जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, चलिए गिनते हैं इसको। गोल पीला, यहाँ पर 1, यहाँ 2 3 4, 4 गोल पीला, ये 5वां गोल पीला, ये 6ठा गोल पीला, ये 7 गोल पीले, ये 8 गोल पीला और ये 9 गोल पीला पौधा प्राप्त हुआ है। और छूट गया नहीं। तो यहाँ पर फिनोटाइप अनुपात जब हम निकाल रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, गोल पीला पौधा जो है वो कितना प्राप्त हुआ हमको, 9 की संख्या में प्राप्त हुआ। दूसरा लक्षण हमें मिला है, कुछ नया लक्षण मिला है, वो है क्या, गोल हरा। चलिए देख लेते हैं गोल हरा, गोल और हरा। गोल हरे पौधे कितने मिले हमको, 1 गोल हरा, 2 गोल हरा और ये 3 गोल हरा और देखिए नहीं है। तो यहाँ पर गोल और हरे पौधे जो हैं, जो कि नए लक्षण से युक्त हैं, वो हमको कितने प्राप्त हुए, 3 प्राप्त हुए हैं। नया लक्षण और मिला है हमको, झुर्रीदार पीला, क्योंकि झुर्रीदार पीला जो है इनके किसी भी पैतृक में लक्षण नहीं है। तो ये नए लक्षण वाले संतति है। ये झुर्रीदार पीला जो है वो कितने प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 और 3। और एक संतान जो प्राप्त हो रहा है वह है झुर्रीदार हरा। ये है झुर्रीदार हरा, जो कि इनके जो जनक थे वो वैसे लक्षण वाले थे और ये केवल 1 की संख्या में प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से द्विसंकर क्रॉस के F2 पीढ़ी में जो फिनोटाइप अनुपात है वो कैसा मिला है हमको, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, अर्थात 9 संततियां जो है वह गोल पीले रंग के दिखाई देंगे। 3 संततियां जो है नए संयोजन वाले गोल हरा, बिल्कुल वैसे ही 3 संतति झुर्रीदार पीले नए संयोजन वाले, और केवल 1 संतति जो है वह कैसे होंगे, झुर्रीदार हरा होंगे, जो उनके जनक के भी पहले वाले पौधे थे उनमें वो लक्षण उपस्थित थे। तो इस प्रकार से जो मेंडल ने प्रयोग किया है, जो उन्होंने प्रयोग किया है मटर के पौधों पर, और जिस प्रकार से उन्होंने अनुपात और सांख्यिकी गणनाएं की हैं, यदि इनको हम इस प्रकार से एक पनेट वर्ग बना करके प्रदर्शित करें तो यहाँ से हमको ये ज्ञात होता है कि कौन कौन से संतान जो है वो किस प्रकार के जीनोटाइप वाले हैं और किस प्रकार के फिनोटाइप वाले हैं। तो यहाँ से आप जीनोटाइप भी काउंट कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रकार के जीनोटाइप आपको प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एक जीनोटाइप मिला है शुद्ध रूप से कैपिटल आर कैपिटल वाई, जो कि इनके जनक में थे। ठीक वैसे ही ये भी शुद्ध है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, वो भी कहाँ पर थे, पहली पीढ़ी में थे ना, जहाँ पर हमने शुरुआत किया था। तो इस प्रकार से जो जीनोटाइप मिलते हैं वो भी यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं। तो ये है मेंडल का द्विसंकर क्रॉस और इनका यह पनेट वर्ग। मेंडल जब प्रयोग किए अपने एक संकर और द्विसंकर, तब उन्होंने जब वंशागतिकी का अध्ययन किया तो उसके आधार पर उन्होंने जो नियम प्रतिपादित किए उसको कहा जाता है मेंडल का नियम। और इसके आधार पर अपने एक संकर और द्विसंकर प्रयोग के आधार पर मेंडल ने नियम प्रतिपादित किए थे, जो 3 हैं।
मेंडल के नियम के नाम से जाने जाते हैं। इसमें से एक है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, इसको शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस प्रकार से मेंडल ने क्या किया था, 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। तो इनके 3 नियम क्या थे? पहला था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम का मतलब है कि जब एक संतति का विकास होता है तो उसमें जो युग्मक आते हैं उसमें से एक युग्मक जो होते हैं मातृ से प्राप्त होते हैं, दूसरा युग्मक जो होता है वह पितृ से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो मातृ और पितृ से प्राप्त युग्मक जो होते हैं उनमें से किसी एक के लक्षण जो होते हैं वो पहली पीढ़ी में दिखाई देंगे और दूसरे का लक्षण जो होता है वह दब जाता है। तो यहाँ पर जो दिखाई देने वाले लक्षण होते हैं वे प्रभावी और जो दब जाने वाले होते हैं वे अप्रभावी कहलाते हैं। तो यही कहलाता है क्या, प्रभाविता का नियम। यहाँ अप्रभावी लक्षण जो होते हैं वो नष्ट या समाप्त नहीं होते हैं, वो उस पीढ़ी में तो दब जाते हैं, लेकिन यदि किसी और पीढ़ी में उनके समान कारक उनको प्राप्त हो जाए, वे समयुग्मजी हो जाएं, तो वे अपने लक्षणों को व्यक्त करते हैं। तो ये कहलाता है प्रभाविता का नियम। अर्थात कारक जो होते हैं उसमें से कोई एक कारक दूसरे कारक के लक्षणों को दबा देता है। जैसे हमने एक संकर क्रॉस में देखा था कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच क्रॉस। तो यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी F1 पीढ़ी पर प्राप्त हुआ था। तो यहाँ कैपिटल टी का लक्षण जो था वो प्रभावी लक्षण था, लंबापन जो था वो प्रभावी लक्षण था, और स्मॉल टी बौनापन का लक्षण था जो कि अप्रभावी था। तो यहाँ पर लंबापन जो है वो प्रभावी हो जाएंगे और बौना जो होंगे वह अप्रभावी हो जाएंगे। इसी को कहा गया प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। इसको शुद्धता का नियम कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि जो माता और पिता जो होते हैं, अगर हम इनको एक साथ कहेंगे जनक, संयुक्त रूप से कहेंगे तो जनक, जनक में जो कारक होते हैं वो हमेशा पेयर्ड होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। लेकिन जब ये कारक जो होते हैं संतान में जाएंगे तो दोनों साथ साथ एक ही संतान में नहीं जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अर्थात एक टी जो होगा वो एक संतान में जाएगा तो दूसरा टी जो होगा वो दूसरे संतान में जाएगा। इस प्रकार से जो माता पिता में जो कारक पाए जाते हैं, ये कारक जो होते हैं वह अगली पीढ़ी में साथ साथ स्थानांतरित नहीं होते हैं, ये अलग अलग स्थानांतरित होते हैं। इसी को कहा जाता है क्या, पृथक्करण का नियम, और इसे शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आपने कि अगर कैपिटल टी जनक में उपस्थित कारक हैं तो दोनों कैपिटल टी एक साथ किसी जनक में नहीं जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पृथक पृथक संततियों में जाते हैं। इसी प्रकार कैपिटल टी और स्मॉल टी के संकर पौधा है, लेकिन संकर पौधा जो होगा उसके दोनों कारक जो होंगे वो एक ही संतान में एक साथ नहीं जाएंगे, ये अलग अलग जाएंगे। ये कहलाता है पृथक्करण का नियम। मेंडल ने एक और नियम प्रतिपादित किया था जो इनके द्विसंकर प्रयोग जो है उन पर आधारित है, या उनसे जो परिणाम प्राप्त हुआ था उन पर आधारित है। ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये कहता है कि जब दो भिन्न भिन्न लक्षण वाले जो कारक होते हैं जब अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित किए बगैर ही स्वतंत्र रूप से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे द्विसंकर क्रॉस में हमने देखा था कि कैपिटल आर कैपिटल वाई दो भिन्न भिन्न लक्षण वाले कारक हैं, ये साथ में है, जोड़े में है। ठीक उसी प्रकार से स्मॉल आर स्मॉल वाई
ये भी साथ साथ थे, लेकिन जब इनमें युग्मक का निर्माण हुआ था पहली पीढ़ी में तो संकर संतति प्राप्त हुई थी इस प्रकार से। तो जब दो संकर संततियों ने आपस में निषेचन किया तो जरूरी था कि पहली पीढ़ी में कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो थे वो पेयर्ड थे, जोड़े में थे। तो यहाँ सिर्फ कैपिटल आर ने कैपिटल वाई के साथ जोड़ा नहीं बनाया था, इसने क्या किया, स्मॉल वाई के साथ भी जोड़ा बनाया। ठीक उसी प्रकार से स्मॉल आर ने कैपिटल वाई के साथ भी जोड़ा बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली पीढ़ी में यदि दो कारक साथ साथ हैं तो आवश्यक नहीं है कि जब वो युग्मक बनाए तो साथ साथ ही अगली पीढ़ी में चले जाएं। जब वो युग्मक निर्माण करेंगे उस समय वे स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही वह अपने अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाएंगे। इसी स्वतंत्रता पूर्वक स्थानांतरण के कारण ही द्विसंकर क्रॉस जो था उसमें नए संयोजन वाले संतति भी प्राप्त हुए थे। तो इसको कहा गया क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस प्रकार से मेंडल ने जो अपने एक संकर प्रयोग और द्विसंकर प्रयोग के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया था।